Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about gravitation, which is a very important topic and a very important chapter in class 9th physics book. So without book and not for the book, and we will study outside the book with thinking out of the box. So let's start without wasting any more time, and we should discuss about universal law of gravitation. Before discussing it, we should have an idea of what force is. So let's see here guys. Force is equal to mass into acceleration. Okay, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर फोर्स लग ही रहा है। ये बात आप एकदम याद कर लीजिए कि अगर कोई चीज़ एक्सेलरेशन में है तो उस पर कोई फोर्स कहीं ना कहीं से लग ही रहा है। वहाँ आपको फोर्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ फोर्स है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर कोई भी वस्तु एक ही एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही हो, तब उस जैसे जैसे आप उसका मास बढ़ाइएगा वैसे वैसे उस पर आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हम देख सकते हैं कि एट ए गिवन एक्सेलरेशन, मानिए किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आपको एक बॉक्स को धक्का देना है। बॉक्स है फर्स्ट केस में, और बॉक्स का मानिए बहुत मैक्सिमम हो तो 5 kg वेट है, मास है उसका। तो अगर आपको 5 kg के बॉक्स को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन में लाना है तो आपको फोर्स कुछ लगाना पड़ेगा, जो कि होने वाला है हमारा 25 न्यूटन। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले फोर्स एंड एक्सेलरेशन पढ़ लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स इस हो गया यहाँ पे 25 न्यूटन्स। तब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम एक ट्रक लें और सपोज डैट ट्रक का वजन सिर्फ और सिर्फ 100 kg है और उसको आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। और इस केस में देखिए एक्सेलरेशन बोथ केस में कांस्टेंट ही था और इसका बस मास वेरी कर रहा है। तो इस केस में अगर हम फोर्स निकालें कि हमें कितना फोर्स एक्सर्ट करना होगा ट्रक पर, तो हमारा आ जाएगा 500 न्यूटन। तो हमने ये साबित कर दिया कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे 5 kg था अब 100 kg हो गया, तो 5 kg था तो 25 न्यूटन, मतलब फोर्स भी कम ही लग रहा था। और जैसे ही हमने मास बढ़ाया 100 kg तो हमारा फोर्स एक्सर्शन भी बढ़ गया, 25 न्यूटन से 500 न्यूटन तक बढ़ गया। चलिए अब हमने फोर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम बहुत सारे अर्थ से समझ सकते हैं। जैसे सन है आकाश में, स्पेस में, सन बाकी प्लैनेट्स को पकड़ के रखे हुए है, तो उस पकड़ने के लिए कोई भी, देखिए दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी टेढ़े काम को करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे प्लैनेट्स को पकड़ के रखे हुए हैं, तो उसको पकड़ने में वो सन जो है वो सारे प्लैनेट्स पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। और यही नहीं, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं हम जान चुके हैं, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ पर लाइफ है, बाकी इस सोलर सिस्टम के और किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है। जैसे मार्स पर, जुपिटर पर, सैटर्न पर कहीं भी लाइफ नहीं है। तो जो अर्थ पे लाइफ है, इसी कारण हमने अर्थ के लिए भी एक स्पेशल केस रखा है। वो केस है कि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, मतलब अर्थ के कारण जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं।
और ये बात ध्यान रखिएगा गाइस, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेविटी मेंशन्ड है तो वहां पे ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। ओके, चलिए हमने ये समझ लिया। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ऑल्सो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल हम यहाँ पे क्यों लगाए, इस हेडिंग में यूनिवर्सल क्यों है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ यूनिवर्सल, यूनिवर्स मतलब बहुत ही बड़ा, हम मान सकते हैं पूरा होल ब्रह्मांड। ओके, तो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि साफ है कि यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट की बात आप करेंगे उसके ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन दोनों के बीच में, तो हमारा एक ही लॉ काम आएगा। इसीलिए उसे हम यूनिवर्सल कैटेगरी में डाल दिए हैं, जिसका मतलब है कि वो लॉ यूनिवर्स के सभी पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा। चलिए आइए जानते हैं वो लॉ है क्या। अब जैसा कि हमने फोर्स को डिस्क्राइब करते वक्त समझा है अभी कि हमें जैसे एक गिवन एक्सेलरेशन पर, कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ मास इंक्रीजेस देन फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर यहाँ पे दो बॉडी आ जाए, ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे आपके पास एक मैग्नेट है और मानिए सपोज कीजिए कि आपके पास और कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी थिंग्स नहीं है, चाहे वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो चाहे मैग्नेट हो, कुछ भी नहीं है, तो आप मैग्नेट से अट्रैक्ट किसको कीजिएगा? किसी को नहीं। वैसे ही ग्रेविटेशन में भी हमें एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स चाहिए ही होते हैं। मैक्सिमम पूरा यूनिवर्स आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स, तो एक का मास हो जाएगा m1, एक का मास हो जाएगा m2। अब इसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया था। जैसे मानिए m1 है 5 kg और आपका m2 है 7 kg। ओके, तब देखा गया कि ये इसका इन दोनों को आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से ऑपरेट करने के बाद सबसे हाईएस्ट रिजल्ट किस केस में आएगा? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम अगर इसे ऐड करें तो आएगा हमारे पास 12, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 जो कि और कम है, डिवाइड करें तो वो तो डेसिमल में ही पहुंच जाएगा जो कि बहुत कम है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देखें एक बार। मल्टीप्लाई किए तो आया 35। तो ये 35 सबसे ज़्यादा है। और ये देखा गया था एक्सपेरिमेंट करते वक्त कि जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, जैसे जैसे इनके मासेस का प्रोडक्ट बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता है। तो हमारा पहला कंक्लूजन है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब हम अपने दूसरे कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये भी देखा गया कि जैसे ये मेरा वाइपर है और ये मार्कर है, तो जैसे जैसे मैं मानिए ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी r है, आप कुछ भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी मान सकते हैं। तो चलिए मैं अपने नाम का फर्स्ट लेटर मान के देखता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है p। अब हम जैसे जैसे इन दोनों के डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों के बीच में था, वो घटते जाएगा, उसका वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो हमने कंक्लूड किया यहाँ से कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और मेरे केस में मतलब अभी जो हमने r के बदले p लिया था, तो हम कह सकते हैं p²। तो यहाँ p जो है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट है। तो अगर p ट्वाइस कम हो, 2 टाइम्स कम हो जाए p, तब क्या होगा? फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये इन्वर्सली स्क्वायर है
किसके? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स के। ठीक, तो चलिए आइए, अब हमारा सेकंड कंक्लूजन आ गया है। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बहुत ही नज़दीक है। तब हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप अभी तक फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 तक, तब आप गौर किए होंगे कि किसी भी कंक्लूजन को इक्वेशन में बदलने के लिए एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमने अपने कंक्लूजन्स को बैठा दिया, ओके। लेकिन ये इज इक्वल टू, मतलब ये जो है ये तब तक इक्वेशन के में नहीं आ सकता जब तक हम एक कांस्टेंट न लगा दें। तो उसके लिए कांस्टेंट आया यहाँ पे g। अब g के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों कंक्लूजन से ये इक्वेशन बना, और g जो है हमारा, g जो है यहाँ पे कैपिटल G से इसको डिनोट किया गया है, और ये g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब आइए देखते हैं, मतलब यूनिवर्स में हर जगह किसी भी प्लेस पर किसी भी टाइम में ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखते हैं g है क्या और कहाँ से आया। एक बार एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, सो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और उन साइंटिस्ट का नाम था कैवेंडिश। ओके, कैवेंडिश ने g का वैल्यू कुछ एक्सपेरिमेंट्स से निकाला 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, इसके यूनिट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूँ। तो चलिए ध्यान से देखिए, कैवेंडिश ने g का वैल्यू इतना बताया, जो कि न्यूटन के डेथ के बहुत बाद था। और जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें ये जो हमने दो कंक्लूजन देखा था पहले, वो न्यूटन के द्वारा ही बताए गए थे। और न्यूटन के डेथ के, मतलब न्यूटन के बाद बहुत टाइम बाद कैवेंडिश ने g का वैल्यू निकाला, जिसके कारण यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आज हम अप टू द मार्क, मतलब मोस्ट एक्यूरेटली, अप टू एक्यूरेटली कह सकते हैं, लाइटली एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आइए इस पे ध्यान देते हैं। हमारा फोर्स ऑफ था, हमने इसी के बारे में बात की थी। p² के बदले में अभी यहाँ पे d² लिख देता हूँ, क्योंकि हम डिस्टेंस के बदले d को अगर प्रीफर करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो d², यही था हमारा इक्वेशन। अब g का यूनिट निकालने के लिए तब हम कह सकते हैं g इज इक्वल टू, ये d² यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो फोर्स इंटू d²। रुकिए, मैं एक ही साइड करता हूँ इसको, RHS करूँगा, मतलब राइट हैंड साइड करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ m1 m2 ऊपर में है और मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। m1 m2 इज इक्वल टू g। अब g का वैल्यू आया ये। अगर आपको पूछा जाए, अगर आप चाहें ये इसको, इस यूनिट को, मतलब सॉरी, इस वैल्यू को प्रूफ करना, खुद प्रूफ करके देखना, तो आप अगर दो ऑब्जेक्ट का मास को प्रोडक्ट कर दें और डिस्टेंस दोनों के बीच का स्क्वायर कर दें और उन दोनों के बीच का फोर्स आपको पता हो, तो आप इस इक्वेशन से g का वैल्यू इतना निकाल सकते हैं, जो हर केस में कुछ भी आप ले लें, कुछ भी मास ले लें, कुछ भी डिस्टेंस ले लें, कुछ भी फोर्स ले लें, ये इतना ही आने वाला है। इसीलिए इसे कांस्टेंट भी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसका दूसरा नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस g का नाम है। अब यूनिट इसका डिराइव हम करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का हम ऐसा यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं क्योंकि हमें g का स्टैंडर्ड यूनिट मिल सके। आप चाहें तो CGS यूनिट भी सबका ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जिस टाइप का यूनिट लीजिएगा आपका g का वैल्यू भी उसी टाइप का आएगा, मतलब g का यूनिट भी उसी टाइप में आएगा। आपको और एक बात ध्यान रखना है कि सारे इसमें जितने भी f है, d है, m है, सबके आपको एक ही तरह के यूनिट लेने होंगे। अगर आपने ऐसा यूनिट लिया है तो आपको सबके ऐसा यूनिट लेने होंगे। अगर नॉर्मल यूनिट लिया है, CGS यूनिट लिया है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तब आपको सबके CGS यूनिट लेने होंगे। तो मैं यहाँ SI यूनिट से काम लेता हूँ। डिस्टेंस का होता है मीटर, स्क्वायर है सो स्क्वायर,
अब kg इंटू kg हम कह सकते हैं kg स्क्वायर। kg कहाँ से आया? मास का ऐसा यूनिट kg होता है। तब हम कह सकते हैं कि ये g का यूनिट है nm स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। चलिए, हमने यूनिट के बारे में भी जान लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते वक्त हम एक बहुत ही मेन टॉपिक देखने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा, समझिए। आप एक थ्रेड ले आइए और उसमें एक स्टोन को बांध दीजिए। स्टोन ले आइए, थ्रेड ले आइए और स्टोन को बांध दीजिए थ्रेड से और अपना हाथ को रखिए यहाँ बीच में। ओके, सपोज दिस इज योर हैंड। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो आप इसे राउंड राउंड घुमाइए। राउंड राउंड घुमाने से क्या होगा? तो ये अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ओके, आप ले आइए, उसको गोल गोल ऐसे घुमाइए, तब आपको पता चलेगा कि आप अगर थोड़ा भी लाइट करें अपने होल्ड को, जो आपने पकड़ा है जिस ताकत से, उसको थोड़ा भी आप अगर लूजली करेंगे तो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा और तो और कम फोर्स एक्सर्ट होने लगेगा। तो अगर आप ये वाला एक्टिविटी करें तब आपको पता चलेगा कि इस स्टोन पर थ्रेड एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है। पुलिंग फोर्स का मतलब होता है खिंचाव, खींचने वाला फोर्स। तो इस स्टोन को ये थ्रेड अपनी तरफ खींच रहा है और आप अपने हाथ से इस थ्रेड को खींच रहे हैं। तो नेट फोर्स अगर एक्सर्टेड बाय देखा जाए तो स्टोन पर आपका हैंड जो है वो नेट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब इसे आप सर्कल में, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। तो न्यूटन के लॉज से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर पाथ के लिए ही एप्लीकेबल है। वी स्क्वायर बाई आर में वी का मतलब है वेलोसिटी और आर का मतलब है रेडियस। ओके, और आपको जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जो अपना फोर्स लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अलोंग द सर्कुलर पाथ रखने के लिए उसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स, the force exerted on a body to keep it in circular path। ओके, यहाँ मैंने लिखा है, थोड़ा घचपच हो गया है, लेकिन सॉरी गाइस, देख लीजिए। The force exerted on a body to keep it in circular path, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और जैसा कि मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया, सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम की बनावट को देख लें, मैं यहाँ ऑर्बिट्स की संख्या कम बना रहा हूँ। ये बीच वाला जो है ये है आपका सन और हर ऑर्बिट में एक प्लैनेट है। ओके, हर ऑर्बिट में एक प्लैनेट है। तो ये सर्कुलर पाथ में प्लैनेट को सन एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो हर प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में रखता है, जो कि एक सर्कुलर मान एज्यूम कीजिए कि वो सर्कुलर, वैसे वो सर्कुलर होता नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक, मानिए कि सर्कुलर पाथ में रखता है, तब इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स एक्सर्ट किया जाता है सन के द्वारा उन प्लैनेट्स पर। तो वहाँ प्लैनेट्स का एक्सेलरेशन आप वी स्क्वायर बाई रेडियस, जिस पाथ का उसके ऑर्बिट का सन से जितनी दूरी होगी एक साइड, ओके, उसे हम रेडियस कह सकते हैं। तो आर का मतलब है रेडियस, वेलोसिटी स्क्वायर बाई रेडियस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब हम सेंट्रीपेटल फोर्स को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करना मतलब उसका इक्वेशन निकालते हैं। फोर्स का इक्वेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन नॉर्मल फोर्स का। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि सर्कुलर में है, तो यहाँ ए के बदले हम वी स्क्वायर बाई आर को पुट कर देंगे।
क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। तब हमने ये देख लिया है कि सेंट्रीपेटल फोर्स का वैल्यू ये होता है। और एक अमेजिंग बात जान लीजिए कि न्यूटन थर्ड लॉ से आप अपने हाथ से जितना बॉल पर लगा रहे थे फोर्स, उतना ही बॉल भी आपके हाथ पर फोर्स लगाता है। और यहाँ भी वही होता है, ऑर्बिट है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, सन प्लैनेट को जितने फोर्स से खींचेगा, प्लैनेट भी सन पे उतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त एक बहुत ही मेन टॉपिक ये है कि केपलर, जोहानेस केपलर जो थे, केपलर ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने प्लैनेटरी मोशन बताया था कि प्लैनेट के मोशन को देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया और कुछ 3 लॉज निकाले थे। और इन्हीं से शायद इंस्पायर्ड होकर न्यूटन जी ने भी अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जन्म दिया। तब चलिए आइए देखते हैं केपलर के प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन की बात की जाए तो जो थर्ड लॉ है वो है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आप जानना चाहेंगे आर मतलब डिस्टेंस, तो आपको पता है, लेकिन किन 2 ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हमने यहाँ आर डिनोट किया है। तो आइए देखते हैं। मानिए ये है अर्थ, ओके, और ये है सन। अब इस सन के ऑर्बिट में ये अर्थ गोल 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 अपने रिवॉल्यूशन को अंजाम देता है। तो अर्थ और सन के बीच में जितना डिफरेंस है, मतलब सॉरी डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस है, उसको हम आर कह रहे हैं। और एक बात और गौर कीजिए कि इस डिस्टेंस को हम कहाँ से कहाँ तक मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सन के एकदम सेंटर के पार्टिकल्स से अर्थ के एकदम सेंटर के पार्टिकल तक का डिस्टेंस, अर्थ के सरफेस तक का नहीं, अर्थ के सेंटर तक का। ओके, चलिए, तो आर का मतलब हम समझ गए। और जैसे अर्थ हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, तो अर्थ को अपना रिवॉल्यूशन करने में अप्रॉक्स 365 डेज लगते हैं, एक्सेप्शन इज लीप ईयर, सो अप्रॉक्स 365 डेज। तो अर्थ का टाइम पीरियड हो जाएगा 365 डेज। ओके, 365 डेज। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये है उनका थर्ड लॉ, इनका थर्ड लॉ था। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हम यहां से न्यूटन के लॉ को कैसे जन्म देंगे। ओके, चलिए देखिए, ये मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब अगर ये T1 हो जाए, अगर 2 प्लैनेट को हम कंसीडर करेंगे तब तो हमारे पास 2 मास आएंगे, इसलिए अब देखिए तो T2 का स्क्वायर बाय, और हम इसे इक्वेशन में लाने के लिए ये कह सकते हैं R2 का क्यूब। ठीक, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब। ये भी सेकंड प्लेनेट के लिए सेम वैल्यू रखता है, उसका भी डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड टाइम पीरियड टू टेक इट्स रिवॉल्यूशन, सॉरी रिवॉल्यूशन, यस रिवॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेंट्रीपेटल फोर्स देखा था जो कि था m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। मैं ऊपर से लिखता हूँ क्योंकि पूरा बोर्ड भरने वाला है, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर v वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो चूंकि ये सर्कुलर पाथ है तो हम लिख सकते हैं मास इंटू, ये इसके नीचे में डिनोमिनेटर था 1, जिसके कारण ये अपोजिट में आ जाएगा इंटू 1 बाई आर के रूप में, तो 1 बाई आर लिख दिए। अब यहाँ पे 1 में हटा रहा हूँ, और ये v स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर।
लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस हो गया उस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस बाय टाइम, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। अब हम आगे इसे कैलकुलेट करें तो आएगा मास इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। अब इस r को इस r स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाए तो r आएगा। ओके, इसको यहाँ से r बार में काट दिए, तब हमारा फाइनल आया m इंटू 4 पाई r बाई टी स्क्वायर। ओके, ये आया हमारा फोर्स। अब ये तो, अब मानिए हमने 2 प्लैनेट लिया था फर्स्ट यहाँ भी, तो हम यहाँ भी 2 प्लैनेट लेने जा रहे हैं। उसके लिए हमें कहाँ कहाँ 1 और 2 नामांकन करना पड़ेगा, तो M1 करना पड़ेगा। ओके, फिर R1 करना पड़ेगा, फिर T1 करना पड़ेगा। ये सब पहले प्लैनेट का है। अब आइए दूसरे प्लैनेट का देख लिया जाए। दूसरे प्लैनेट का भी, अब इसे हम फोर्स 1 कर देते हैं, और ये अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए हमारा ये हो जाएगा फोर्स 1, और फोर्स 2 जो कि सन के द्वारा ही लेकिन दूसरे प्लैनेट पर एक्सर्ट किया जाएगा, वो हो जाएगा m2 इंटू 4 पाई r2 बाई t2 का स्क्वायर। आर यू एग्री? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हो गया। अब हम कहा जाए हमें कि हमें, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके बाद F1 बाई F2 करने के लिए नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ा था, मतलब इन दोनों के बारे में हम कंसाइडर कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी से ज़रूरी इन दोनों को डिवाइड के रूल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी यहाँ पे डिवाइड किया था। चलिए आइए देखते हैं इन दोनों को डिवाइड करके क्या आने वाला है। M1 4 पाई R1 बाई T1 का स्क्वायर। अब ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, जिसके कारण इसका ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसा दिखेगा। T2 का स्क्वायर बाई M2 4 पाई R2 आ गया ये। अब इसे हम अगर व्यवस्थित कर दें, बस इसे व्यवस्थित ही करेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। M2 4 पाई R2। ओके, ये स्क्वायर नहीं है, ये सेकेंड मास है और ये फर्स्ट मास है। अब यहाँ T1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमसे कुछ मैच आ रहा है। देखिए यहाँ T1 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर था, वहाँ T2 का स्क्वायर बाई T1 का स्क्वायर है, तो हम अगर इसे उल्टा कर दें तो हमारा ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। तो जिसके कारण इसको हटा के, मानिए देखिए यहाँ हम लिखें, अगर इसके बदले लिखते हैं T2 का स्क्वायर बाई T1 का स्क्वायर, तो ये अपने आप को ये भी रेसिप्रोकल कर लेगा, तो R2 का क्यूब बाई R1 का क्यूब आ गया। तब इसे हम अब यहाँ पुट करने वाले हैं। जस्ट इसको उठा के वहाँ रख दीजिए, R2 का क्यूब बाई R1 का क्यूब। अब देखिए आपको दिखेगा कि यहाँ R1 है 1 है, यहाँ R1 है 3 है, तो इसे हम काट दें R1 स्क्वायर से सॉरी, और इसे R2 1 है, यहाँ R2 क्यूबिक फॉर्म में है, तो हम इसे काट दें R2 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा, और 4 पाई तो श्योर ही जाने वाला है यहाँ से। अब ये भी आप अगर समझ गए हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब इस प्रोसेस को ही हम आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा M1 बाई M2। और ये देखिए अगर हम इसे फिर से व्यवस्थित कर दें तो हमें पता चलेगा कि M1 बाई R1 स्क्वायर, ओके, ये दोनों डिवाइड में है, और M2 बाई R2 स्क्वायर, ये दोनों भी डिवाइड में है, क्योंकि अगर हम इसे नीचे रखें तो ये दोनों फ्रैक्शन में आ जाएगा एकदम इसी तरह। तब यहाँ से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि फोर्स इज F1 इज इक्वल टू M1 बाई R1 का स्क्वायर, और F2 इज इक्वल टू M2 बाई
R2 का स्क्वायर आ गया। अब हमें यहाँ से ये हटाना है अगर, तो हम लिख सकते हैं कंक्लूजन के रूप में, वापस ले आए इसे, एकदम सेम कंक्लूजन आया कि नहीं, जहां से न्यूटन जी ने इसे निकाला था हम वापस घुमा फिरा के केपलर्स लॉ को आगे बढ़ाकर वापस हम यहीं ले आए। ठीक, सो ये देखिए F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड F1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, अब इसे भी अगर हम चाहें तो इस रूप में ला सकते हैं, M2 फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए हमने ये समझ लिया है। और जैसा कि न्यूटन के थर्ड लॉ से आप उस स्टोन को गोल गोल घुमाने के क्रम में आप अपने हाथ से उस स्टोन पर फोर्स लगा रहे थे और वो स्टोन भी आपके हाथ पर फोर्स लगा रहा था, तो उसी कारण से अब मैं इसे मिटा देता हूं, आप समझ गए हैं कि ये असली में है क्या। तब उन दोनों का मास तो उस पर कॉन्साइडर होगा क्योंकि दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं। तब हम यहां 1 हटा दें, तब हमारा आने वाला है M1 इंटू M2/r² आ गया। और वही कैवेंडिश के G का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो हमारा आ गया फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2/r²। मैं आशा करता हूं कि केपलर लॉ से आप ग्रेविटेशनल लॉ अब आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो इस पूरे सेशन में, तो आप उसे मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट का निवारण कर सकूं। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2 में, जिसमें हम बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, बाय।